मौसूल हुआ पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से कि जी उज़ैर बलोच की तहकीकात हो रही हैं उनसे और आपकी इस सिलसिले में आपसे भी बातें करनी है, जिसको आप इन्वेस्टिगेशन का नाम लें, इसको आप जो भी नाम लें, या सवाल और जवाब का नाम लें, या मालूमाती नशिस्त का नाम दें, जो भी था। तो मैंने उनको लंदन से ही अपने वकील के जरिए ये दरख्वास्त की कि आज आप शाम को ये ख़त मुझे दे रहे हैं और परसों सुबह 9 बजे बुला रहे हैं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपकी इस तहकीकात में खुद शरीक होना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे थोड़ा टाइम बढ़ा दें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया और आप सब गवाह हैं कि मैं लंदन से आया और जब मेरे आने पे कई स्पेकुलेशंस भी हुई, लोगों ने कई बातें सोची समझी, मनगढ़ंत थी। मैंने कहा इस वक्त खामोश रहना चाहिए, वक्त जो है वो बेहतरीन, अमीन और जो है ना इंसाफ करने वाला होता है, और आज वक्त इंसाफ कर रहा है। वो सारे लोग जो उल्टी सीधी बातें करते थे उनके मुंह बंद हो गए। बहरहाल 2-3 रोज तक सुबह 9 बजे से शाम 7-8 बजे तक मैंने उन इंटरव्यूज का सामना किया, उन सवाल जवाबों का सामना किया। जो भी क्यूरीज थी, जो भी इल्जामात थे, वो सब बातें मैंने पूरी डिटेल से उनके साथ की। आप लोग गवाह हैं इस चीज के, मुझे जाते हुए आते हुए भी आप लोग कवर करते थे, और कुछ दोस्तों ने तो अंदर की बातें भी, हालांकि वो हुई नहीं थी, वो अपने अंदाज में चला दी, चले उनकी भी मेहरबानी। तो इन सारी चीजों के बाद 2-3 रोज के इस प्रोसीजर के बाद मुझे कहा गया कि जी आप जा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता मेरी गैर मौजूदगी में वो डॉक्टर आसिम वाले केस की एफआईआर में, जिसमें एमक्यूएम के भी लोग थे और सब, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया था। वो केस अभी तक सब जुडिश है, उस पर मैं बात करना नहीं चाहता, उसमें मैं बेल पर हूं और उसी में मैं जेल गया था। अच्छा, अब जब ये सारी चीजें खत्म हो गई तो इनको जीआईटी की फिक्र हो गई। तो चूंकि मैंने कभी इस पे इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था और मुझे पता था जब मैं लंदन से आ सकता हूं, लोग भागते हैं, आज भी जहांगीर तरीन कहां है, वो भागा हुआ है, लोग भागते हैं। और जब मैं आया हूं और मैंने सामने किया इस चीज का, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में ऐसे शायद 1 या 2 वाकयात होंगे, और अल्लाह का शुक्र है मेरा कॉन्शियस क्लियर था और मैं क्लियर हुआ। लेकिन ये साहब ये समझते थे कि शायद ये अपने जो है ना नंबर स्कोरिंग में कामयाब हो जाएंगे और अपने अमीरुल मोमिनीन को ये बताएंगे कि जनाब वो आपके सारे घोड़े पिट रहे थे, उनको ऊंधे मुंह फेंक रहा था कादिर, तो मैं जाके देखो कितना बड़ा काम करके आया हूं। तो लिहाजा मैं आपको बता दूं, कुछ तफसीलात सईद ने बताई, कुछ मैं बताता हूं। मैं उसी हल्के से मुंतखब हुआ हूं जहां कराची पोर्ट भी है, जहां पीएनएससी भी है और पूरा पोर्ट एरिया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने, मेरी पार्टी ने और मेरी आवाम ने मुझे केमाड़ी से एमएनए बनाया। मुझे हर वो चीज पता है और उस पर अब हम पूरी तरह काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पे एक व्हाइट पेपर शाया करके देंगे, बाकायदा दस्तावेजात के साथ एक व्हाइट पेपर। लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, और अब जब भी ये मौसूफ बात करें तो उनसे आप ये सवाल जरूर कीजिएगा, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। वो जो जिस तरह स्पीकर साहब का रवैया गैर मुनासिब था, मेरा माइक बंद करना, वो समझे माइक बंद कर सकते हैं, वो मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। मैं इनको असेंबली में बेनकाब करता हूं, करता रहूंगा, क्योंकि ये झूठ बोल बोल कर इन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन कर रहे हैं। आप अब जरा इनसे पूछिएगा कि जनाब अली, आप कहते थे सुअर का गोश्त हम नहीं खाते, या सुअर का गोश्त नहीं, पूरे सुअर की बात हो रही है। अब आ जाओ, ये केपीटी यूनियंस, मुख्तलिफ यूनियंस ने नैब को खत लिखे हैं, ये उन्हीं के मंदरजात हैं। और सबसे बड़ा वाकया, ये बहुत बड़ा साइंसदान भी है। कुछ अरसा पहले आपको पता चला था कि केपीटी में से गैस निकली और 10 लोग हमारे हल्के के दम घुटने से मर गए। इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि यहां शराब की भट्टियां हैं, उसके धुएं से ये लोग मर गए। अब ये भी अजीब बात है, हालांकि केमाड़ी में नहीं है कोई शराब की भट्टी, इसने छापे भी लगवाए। फिर इस साइंसदान ने, आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी पेश की कमिश्नर की मीटिंग में, कहा केमाड़ी की जमीन से गैस निकलती है इसलिए ये लोग मर गए। ये आइंस्टाइन है। अच्छा जी, वो कौन सा इलाका है, कहां से गैस निकली, क्यों निकली,
कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको ये रिपोर्ट जमा करानी है। और अब ये मैटर चूंकि लवाहिकीन हाई कोर्ट चले गए, सब जुडिश हो गया है, लिहाजा ये साइंसदान अपनी ये साइंसी रिपोर्ट वहां जाकर जरूर जमा कराएं, क्योंकि लवाहिकीन ने इन पर दावा कर दिया है मिनिस्ट्री पोर्ट एंड शिपिंग पर। हाई कोर्ट में वो केस दाखिल हो चुका है। जाती तौर पर जरा इनसे ये आप पूछ लीजिएगा कि आप ऑस्टेरिटी का नाम लेकर, बचत, किफायतशारी, सादगी, इसका नाम लेकर हुकूमत में आए, तो जनाब बताइए सबसे पहले कि 24 लाख रुपए का आपने अपना अलग से एक ऑफिस बनवाया कराची पोर्ट ट्रस्ट में, जबकि वहां बहुत सारे कमरे मौजूद थे। 20 लाख रुपए आपने अपने उस घर पे रेनोवेशन कराई जो आज तक आप कहते हैं कि ये किराए का घर है। आप मुझे बताएं, किसी की अक्ल सलीम में आता है कि किराए के घर पे 20 लाख रुपए लगवा दें? और 20 लाख रुपए का वो कॉन्ट्रैक्टर अभी भी बिल लेके जगह जगह घूम रहा है, उसको पैसों की पेमेंट नहीं हुई। इनके घर के बाहर सिक्योरिटी के नाम पे कंटेनर है, वो किराए का है, किसी कंपनी का है, कहां से आया और क्यों नहीं जा रहा, या इन्होंने खरीदा है, वो ये भी बताएं। पाकिस्तान में यूनिफॉर्म ऑफिसर रखना सिर्फ चार ओहदों को अलाउ है: सदर, वजीर आजम, गवर्नर, वजीर दिफा। इन मौसूफ ने नेवी के हाजिर सर्विस अफसर को अपना एडीसी रखा हुआ है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान नेवी को भी इसका जायजा लेना चाहिए। इसके अलावा 20 गार्ड्स नेवी के, रेंजर्स के, पुलिस के अलग। ये है इनकी किफायतशारी, जिस पर ये कल तक हम पे तनकीद करते थे। आगे चलें, इन्होंने एक एमओडी साइन किया है पोर्ट कासम पे 2 बर्थों का एलएनजी की। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उसकी परमिशन नहीं ली, आज की तारीख तक इनको नहीं मिली है। और स्विस सदर्न गैस की भी परमिशन नहीं ली, और 2 मिलियन उनसे ले लिए हैं, उनके जमा करा लिए हैं। ये भी जरूर पूछेगा कि विदाउट प्रायर परमिशन आप ये किस तरह कर सकते हैं। आजम सूफी साहब को ये $25,000 के पैकेज पे कंसल्टेंट लगाना चाहते थे। अब ये नहीं, इनको शायद ये नहीं पता कि आजम सूफी, टब्बा साहब और एक्सोन, हम पूरी चेन जानते हैं कि इसका आखिरी में फायदेमंद कौन होगा। अब अहम सबसे बात जिस पर केपीटी चेयरमैन और इनका झगड़ा हुआ, जो सही बताना आपको नहीं बताया उन्होंने, केपीटी और मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग को डिजिटलाइज करने का एक कॉन्ट्रैक्ट $70 मिलियन का, $70 मिलियन। ये 2 पार्टीज इसमें आई। एक पार्टी ने $12 मिलियन ऑफर किया और दूसरी ने 70। चेयरमैन केपीटी इस हक में थे कि 12 वाली को दे दिया जाए, और वो 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। ये मौसूफ उस हक में थे कि 70 मिलियन वाली को दे दिया जाए और वो 10 साल में मुकम्मल करेंगे। इसकी वजह से ये झगड़ा बना। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट फाइनेंस खैर अपॉइंट कर लिया तरीकेकार बना के, और आप देखें कि अगर दाल में काला कुछ नहीं या काली दाल नहीं है, तो कभी आप सोच सकते हैं कि अभी ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ही नहीं हुआ, लॉन्च ही नहीं हुआ, तो जो दुबई से एक फर्द लाए गए उसकी ज्वाइनिंग अभी केपीटी में नहीं हुई थी। उसकी ज्वाइनिंग से 10 दिन पहले का इनका लेटर मौजूद है कि इस ईआरपी प्रोजेक्ट के पीडी ये साहब होंगे, यानी उसको खास प्लान के तहत लाया जा रहा था। ये झगड़े की वजह बनी केपीटी चेयरमैन की। वो ये सारे कवायफ आपको केपीटी से मिल जाएंगे। अच्छा, ये मौसूफ इससे पहले भी असेंबली के फ्लोर पे लगातार झूठ बोलते रहे। इन्होंने आपको याद होगा, मैंने बाबा बिट की जेटियों पे इन पे कॉलिंग अटेंशन डाला। इन्होंने कहा इसको पता ही नहीं, 3 दिन पहले हम तो परमिशन इशू कर चुके। 10 तारीख को इसने बयान दिया, यानी 3 दिन पहले ये परमिशन इशू कर चुके हैं। तो 7 तारीख हुई, जब हमें वो लेटर मिला तो उस पर 17 तारीख दर्ज थी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे। ये झूठ पे झूठ बोलते। अच्छा चलने जी, 2 साल से केपीटी में लीज बंद है। वेस्ट हाफ का 16 नंबर प्लाट जरा आप मालूम करके देख लें किसको और क्यों लीज करके दिया गया है। 16 नंबर, वेस्ट हाफ 16 नंबर, मुझे उसका सब पता है। जरा आप पूछ लें किसको और क्यों दिया गया है। केपीटी एक्ट में वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि बोर्ड का मेंबर वही बन सकता है जो बिलवास्ता या बिला वास्ता पोर्ट एंड शिपिंग से उसका कोई इंटरेस्ट ना हो। इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट के सारे मेंबर
क्या इस अहलियत पर पूरे उतरते हैं, ये सवाल भी जरूर पूछेगा, वरना मुझसे जवाब ले लीजिएगा। नाम ले लेके बताऊंगा किस किस का क्या इंटरेस्ट है और पोर्ट एंड शिपिंग में क्या क्या काम करता है और किसका पार्टनर है। आगे चलें जनाब। एक ठेका, पीएनएससी ने एक टेंडर कर दिया कि केपीटी को 2 टग बोट की जरूरत है। चेयरमैन केपीटी ने एतराज उठाया कि टग बोट की जरूरत हमें है, तो तुम लोग पीएनएससी क्यों उसका टेंडर कर रही है। वो टेंडर कैंसिल हुआ। केपीटी ने टेंडर किया, 2 टग बोट खरीदे, बोर्ड ने अप्रूव किए, ऊपर भेजा, इन मौसूफ ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा लिया क्योंकि ये पीएनएससी के जरिए लेना चाहते थे। और आज तक इसीलिए पीएनएससी का कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं लगाया जाता, आर्जी तौर पे रखा हुआ होता है, हर वक्त उसको टिकटिकी पे रखा जाता है। और ये जो 2 जहाज खरीदे पीएनएससी ने, जिस पर इस शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुझसे वादा किया कि इसकी इनवाइस आपसे शेयर करूंगा, मैंने कहा कि ये जो 2 जहाज आपने पीएनएससी के खरीदे हैं, इस पर करप्शन की बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा मैं आपसे इनवाइस शेयर करूंगा, कई महीने हो गए, इन्होंने कोई इनवाइस शेयर नहीं की। आगे चले। अच्छा, अब 14 से 16 नंबर बरतें ये प्राइवेटाइज की गई, किसी को दी गई हैं। जरा मालूमात कर लें किसको दी गई हैं, किसका भाई इससे मुस्तफीद हुआ, कोई बोर्ड का मेंबर हुआ, किसी बोर्ड की कंपनी हुई, बोर्ड मेंबर के कंपनी की, बोर्ड मेंबर का कोई कंपनी थी वो मुस्तफीद हुई। ये जरा ये छोटी चीजें नहीं है, पूरी बर्तें हैं 14 से 17 नंबर तक ये बर्तें प्राइवेटाइज की गई। अच्छा जी, आगे चलें। अब जो क्लीन कराची का तो सईद ने बता दिया, ये वो लेटर है जिसके जरिए हर एक एंटिटी को कहा गया है क्या कोई 2.5 करोड़ जमा। अच्छा, ये भी नहीं कि आप मेहरबानी करके हमारे साथ हिस्सा लीजिए, ये हुक्मनामा है कि करोड़ों रुपए दो, और इस तरह सबसे लिए गए हैं। कराची को साफ करना है, ये एसएपीटी को दिया गया है, डीप सी पोर्ट को। इसी तरह केआईसीटी, पीआईसीटी, पोर्ट कासम, केपीटी, इन सब से जबरदस्ती करोड़ों रुपए लिए गए और उसका कोई ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की रकम जो तकरीबन 1 अरब को टच कर रही है, ये कहां गई, किसके जरिए ठेके हुए, कौन से रूल फॉलो हुए, मशीनरी कहां से आई, किसको पैसे दिए गए, नो ऑडिट। आगे चलें जनाब। अब एग्जीबिशंस भी हुई केपीटी में और केपीटी ने उसको फंडिंग की। वो किस एनजीओ ने कराई, वो क्यों हुई, मैं यहां रुक जाता हूं। हमारी रिवायत में खवातीन का नाम लेना नहीं आता, और अगर जिद की गई, डिमांड रखी गई, तो शायद हमारे मुंह से भी निकल जाए, वरना मैं चाहूंगा कि ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। इनको जरूर लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आगे चलें। इन्होंने 2 बिल पेश किए जिसको मैं अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में मैंने रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कि कैबिनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं कैबिनेट होगी। इन्होंने, इन साहब ने पोर्ट कासम और केपीटी के 2 बिल मूव किए हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं, कैबिनेट भी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको कर सकती है। ये बिल मुझे पास करके दो। और आपको मैं अभी से पेशगी इतला दे रहा हूं कि केपीटी एक्ट में तरमीम कराने की कोशिश की जा रही है थ्रू ऑर्डिनेंस, ताकि इन मौसूफ के हाथ मजीद खुल जाएं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये आपको मैं पेशगी इतला दे रहा हूं। अब इन सारी चीजों का मैंने एक एक करके जो जिक्र किया है आपसे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये ऑडिट रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये व्हाइट पेपर में आएगी और इसमें होश रुबा अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों पे जा रही है, अरबों को क्रॉस कर रही है। ये मैं आपको व्हाइट पेपर में दूंगा। जब नैब और एफआईए ने इनको लेटर भिजवाए तो ये देखिए मौसूफ कहां बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। ये चेयरमैन नैब के पास बैठे हैं कि खुदा के वास्ते, अभी क्या चेयरमैन नैब अपोजिशन के किसी मेंबर से मिलेगा इस तरह? हाँ, ये नैब के लेटर्स के बाद ये इनके साथ बैठे हैं और अपनी रुकवाई हुई है सारी। लेकिन हम जी ब्लैक एंड व्हाइट, आप इसको कितनी बार भी देखें, ये आदमी ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखेगा आपको। ये देख ले, ठीक है। ये अब क्या चेयरमैन नैब हमसे मिलेगा?
किसी और से मिलेगा नहीं। इसके पीछे सारे नेब के वो हैं, मेरे पास दस्तावेजात हैं जो मुख्तलिफ तहकीकात चल रही हैं, लेकिन मैंने कहा कि इतनी लंबी बात हो जाएगी कि हम इसको व्हाइट पेपर की सूरत में आपको देंगे। तो अरबों खरबों के इस खेल में जहां पर कोई चीज भी हराम और हलाल, तो कहते हैं जी सूअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई हम गोश्त वोश नहीं, सूअर पूरे की बात करो। तो और फिर जब केपीटी चेयरमैन को इन्होंने हटाया, इर्रेगुलरिटीज ऑफ केपीटी, असल में मसला ये $70 मिलियन का था। तो जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने खिंचाई की, तो ना सिर्फ मौसूफ ने अपनी दरखास्त वापस ली, इसको पता था ये रिवर्स होगी इंक्वायरी। तो अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक नाक से लकीर खींचने को तैयार है कि मेरी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा। तो ये अरबों डॉलर के चक्कर थे जिसके पीछे ये हटाए और लगाए जा रहे थे लोग, और कोर्ट ने जिसको ऐसा फैसला दिया कि तारीखी था, और जहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने मौकफ को। और याद रखिए आखिरी बात कि केपीटी इज ऑटोनोमस बॉडी, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उसमें यह वजीर बार बार बेजा मुदाखलत करता है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं, और अब एक ऑर्डिनेंस का इजरा कराने वाला है। अब इसकी जेटियां इसके कहने पर तो हो गई पब्लिक, उसमें निकला कुछ नहीं, और मैंने आपको सवालात दे दिए हैं। मेहरबानी करके ये सारे सवालात याद रखिएगा, व्हाइट पेपर भी आपको दूंगा और इंशाल्लाह आप पूछिएगा भी इससे जरूर। अब आप लोग जो सवाल चाहें वो कर सकते हैं। सर ये तो अब खुसरो बख्तियार की सरपरस्ती कौन कर रहा है? वो जो दवाएं चोरी कर गया वजीर, वो भी आज तक वजीर है। वो जो चीनी चोरी कर गया उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं हुआ, बीआरटी कुछ नहीं हुआ, मलम जब्बा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ एक ही शख्स के जरिए, ये इनकी बड़ी साइंटिफिक चोरी है। ये रोजाना रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं। दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे, ये अरबों खरबों के वो टीके लगाते हैं कि जो किसी की समझ में ना है, और ये समझते हैं हमें भी नहीं आता समझ में, हमें समझ में भी आता है और हमारे पास मौजूद भी है। तो जाहिर है वही कर रहा है, वो अपने एटीएम्स को रीपे कर रहा है, वो अपने एटीएम्स को रीपे कर रहा है। भाई ये यूसी का इलेक्शन हार गया था या नहीं? यार जो यूसी का इलेक्शन हार जाए उसको आप वफा की वजीर बना के रियासत मदीना बनाओगे? खुदा को मानो। और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, ये केपीटी की यूनियंस ने खत लिखे हैं नेब को, ये कागजात में मौजूद हैं। ये आप उनसे सवाल पूछे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इल्जामात नहीं है, ये केपीटी की यूनियंस के खुतूत में से मैंने निकाले हैं। और वो चीजें मैंने मौके महल पे देखी। मैंने बताया ना 16 नंबर प्लाट का ही पूछ लें, आपने खुद ही 2 साल से लीज पर पाबंदी लगाई हुई है, कैसे लीज हुआ वो, और वो किसका है वो मुझे भी पता है, और वो कितने का है वो भी मुझे पता है। बर्थे कहां गई आपकी, टग बोट्स का क्या हुआ, आपके जहाज खरीदे गए, यहां तो जहाज के जहाज गर्क हो रहे भाई। तो बातें करते हैं झूठे कागज लहरा के। आपने गौर नहीं किया, मैंने जिक्र भी उसमें कर गया उनका। मैंने कहा केपीटी एक्ट साफ कहता है कि वो कोई शख्स बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता कराची पोर्टिंग शिपिंग से इंटरेस्ट ऑफ पैसों का इंटरेस्ट हो, कारोबार का इंटरेस्ट हो। ये 14 से 17 नंबर की बर्थों के पीछे जाएं तो भी मिल जाएंगे आपको, अल्लामा मौलवी सारे इन सब चीजों में आपको मिल जाएंगे। ये 16 नंबर के पीछे भी आप जाएं तो आलिम दीन और मौलाना अल्लामा मौलवी सब मिल जाएंगे आपको।
सर मेरा तो प्रिविलेज मोशन भी बनता है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की है और हम व्हाइट पेपर भी ला रहे हैं, इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। आपने ये जो इल्जाम लगाए हैं कि कौमी असेंबली में आपको मौका नहीं दिया जा रहा है इस पे बात करने का, तो क्या स्पीकर के खिलाफ जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कोई मूव करने के लिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई? बिल्कुल, स्पीकर साहब का रोल जो है वो माफी के साथ बहुत हद तक जानिबदाराना हो चुका है और इससे पहले डिप्टी स्पीकर भी यही हरकत कर चुके थे तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, क्योंकि वो बिल्कुल जानिबदार हो चुके हैं, जिसको अब बाकायदा आप लोग भी लाइव देखते हैं। अदा मौलवी ब्याह बन अल्लाह मां बन समझे ना, मौलवीन गॾु अल्लाह मां बन जेको वॾियूं वॾियूं तकरीरूं कंदा आहिनि, आस्ते आस्ते सभु खणी ईंदो इंशाल्लाह। उस बेचारे चे पिद्दी का शोरवा, आपने खुद मेरी वो स्पीच देखी है जब मैं तकरीर कर रहा हूं और पूरी हुकूमत भाग रही है और मैं कह रहा हूं देखो पूरी हुकूमत भाग रही है, भागो। इनका तो वजीर आजम वो जो माइक शाइक रखते हैं ना सारे, उस दिन वो रखे तो अपोजिशन मौजूद थी, खुदा की कसम वो माइक रखे रह गए, वो भाग गया और जब मुझे बोलने नहीं दिया गया और हमने वॉकआउट किया तो ये मालूम करके कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई तो वो वापस आया है और उसने फिर वही अपनी रियासत मदीना वाली तकरीर भी जारी, फिर मस्खरेपन का भी मुजाहरा किया, बिलावल साहब की भी नकल की। होता इनसे कुछ नहीं है, अब ये हुकूमत से सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं। देखिए इसमें एक इनकी गैर जिम्मेदारी का तो आलम ये है, एक तो उसके बाद झूठी GIT जो आ गई थी जिस पर इसने बकवास की और उल्टी सीधी बातें की, उसकी वजाहत आ गई। दूसरा उसने कहा कि बिलावल साहब ने 4 लाख रुपए टैक्स दिए हैं। अब उससे कहें वो कागज़ तो दिखाओ जिसमें 4 लाख रुपए कहाँ है, वो ज़रा दिखाते हैं 4 लाख रुपए टैक्स कहाँ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम एसेट्स, तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं और वो टैक्स भी अच्छा खासा देते हैं, 4 लाख नहीं देते हैं। मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान ने शायद 10 साल में जितना टैक्स दिया होगा बिलावल साहब ने 1 साल में दिया होगा। तो इमरान खान भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है, सियासी रहनुमा है, इससे बड़ा घर किसी का नहीं है, इससे महंगा घर किसी का नहीं है और कारोबार भी इसका कोई नहीं है। मैं हमेशा एक बात पूछता हूं कि कुछ ना बताओ, इमरान के टैक्स की तफसील ना बताओ, कुछ ना बताओ, इमरान खान का जरिया मुआश बता दो। भाई मेरा टैक्स में जमा कराता हूँ ना, मैं लिखता हूँ भाई ये कुछ इधर से आया, कुछ इधर से आया, लिखता हूँ ना, कोई चीज़ दिखाता हूँ ना। इमरान खान का इतना 300 कनाल का घर है, उसका गैस का बिल है, उसका बिजली का बिल है, उसके नौकर चाकर, उसके और खर्चे हैं, होते होंगे ना। तो भाई जरिया मुआश तो बता दो, इतनी जो तुम्हारे पास इतने खराजात हैं गाड़ियों के इधर उधर के, वो कहाँ से आते हैं। दूसरी मैं समझता हूँ, मैं साथ साथ बात कर दूँ वो फिर रह जाएगी। देखिए मैं इस मौके पर यह भी समझना चाहता हूँ कि जो सूबा सिंध के लोगों के साथ और कराची के लोगों के साथ ख़ास तौर पे जो ज्यादती के इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को कर रही है उसकी हम मजम्मत करते हैं। आरिफ नकवी कर रहा है इसमें देखें, कोरोना के माहौल में जब हर वो शख्स जिसको पॉजिटिव हो जाता है कोरोना, तो उसको पहली ताकीद क्या की जाती है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो और आप घर में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ। अब जब वो कमरे में बंद हो और 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो और 12-12 घंटे तक बिजली ना हो, आप मुझे बताइए कि वो मरीज, वो पेशेंट किस तरह कमरे में बंद रह सकता है। तो 2 रुपए जो इजाफा किया उसको भी ये के इलेक्ट्रिक एक तो वैसे बड़ा जुल्म है कि इन गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, कराची में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है यार, कोई खुदा का क्या है, कोई जुल्म है। और फिर उस पर कराची के शहरियों पर दूसरी मुसीबत कि कराची में जो बिजली पैदा करने वाला इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसको बिजली महंगी करने की इजाज़त दे दी गई है। एक आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरा आपने बिजली महंगी कर दी है। ये वफाकी हुकूमत
हमेशा ये बात रिकॉर्ड में रखें कि जब के इलेक्ट्रिक की बात आती थी ये कहते थे फरियाद टालपुर का शहर है, आसिफ जरदारी का शहर है। हम कह के थक गए कि भाई हमारा वास्ता नहीं है। वो रयाम खान ने किताब लिखी तो उसने कहा कि इनके इलेक्शन के अखराजात जितने भी हुए थे उसका 2/3 67% जो खर्चा था इलेक्शन का वो आरिफ नकवी साहब ने उठाया था, दोनों इलेक्शन का। और आरिफ नकवी साहब पर इस वक्त जो केस चल रहा है लंदन में, जो अमेरिका कह रहा है कि उसको हमारे हवाले कर दो, कि उसने अमेरिकन इन्वेस्टर्स में जो बिल गेट्स और मेलेना फाउंडेशन है उसमें वो भी मुतासिरीन में शामिल है। तो अरबों डॉलर उनके जो इन्वेस्ट करने थे उसके अंदर गड़बड़ की है उसने। अब ये सोचने की बात है बशीर मेमन को क्यों जो इतने पैसे इनके इलेक्शन के अखराजात में एक शख्स ने दिए, उसने अगर कहीं कोई गड़बड़ की है, और ये भी बात रिकॉर्ड की है कि जब बरतानिया में उसको पकड़ा तो उसमें लिखवाते हैं कोई रेफरेंस का नंबर कि आपका रेफरेंस बताओ, नंबर बताओ, तो कहते हैं जी उसने इमरान खान का नाम लिखा और इमरान खान का नंबर लिखा कि ही इज माई रेफरेंस। तो इतने यकीन के साथ एक आदमी जिसने अरबों डॉलर का कोई गड़बड़ की हुई है, कोई इन्वेस्टर्स के पैसे मिसयूज किए हुए हैं जो पीटीआई के इलेक्शन के अखराजात पे लगाए हुए हैं, उस आदमी की के इलेक्ट्रिक है। तो जाहिर है कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन पे खर्चे हुए हों तो वो कैसे उनसे पूछेंगे।